हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग। लेक्चर नंबर 11, चैप्टर नंबर 2, सॉल्यूशन। चलो, तो लास्ट टाइम हमने जो कंप्लीट किया था वो था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वो बहुत ही इजी कंसेप्ट था, 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हम लोग करेंगे फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये कि अगर इस चैप्टर में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई भी एग्जाम हो, किसी भी टाइप का एग्जाम, स्कूल लेवल एग्जाम हो कि कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम हो, किसी भी टाइप का एग्जाम हो, तो इस चैप्टर में से फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वॉन हॉफ फैक्टर। ये दो क्वेश्चन या फिर ये दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो पूछे ही जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो रहते ही हैं इसके कोई भी एग्जाम के अंदर। तो इतना बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आज हमें पढ़ना है। वो नीट लेवल हो या JEE लेवल हो या स्कूलिंग बोर्ड लेवल एग्जाम हो, तो भी ये क्वेश्चन या फिर इस कंसेप्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो रहता ही है। तो इसलिए आप लोगों को आज बहुत ही फोकस करके आज इस कंसेप्ट को पढ़ना है। डन। अभी तक हमने जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को कंप्लीट किया है, सम्स भी उसके करे हैं, आप लोगों ने भी किए होंगे सम्स टेक्स्ट बुक में से या फिर एक्सरसाइज में से। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ मैं, फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। कॉपी पेन लेके, हथियार साथ में उठा के हेडिंग लिखो, फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट है। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, उसके दो टर्म्स हमें समझनी पड़ेंगी। दो टर्म कौन से? तो सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इस वर्ड को हम लोगों ने कई बार सुना हुआ है, देखते भी हैं, रोज शायद टीवी देखते होंगे तो एक बार तो ये वर्ड सुनते ही होंगे, एडवर्टाइज में आता है कैंट आरो, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो उसको आज हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे। और इस ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें एक और टर्म समझना पड़ता है, दैट इज डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन का कंसेप्ट हमें ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे डिफ्यूजन और फिर हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के ऊपर से जाएंगे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर। तो हेडिंग लिखो फर्स्ट डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन क्या है? तो सिंपल, बहुत ही, शायद आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में इसको समझा भी होगा, लेकिन जहाँ पे हमें समझना है कंसंट्रेशन के रिलेटेड, कंसंट्रेशन के रिलेटेड हमें समझना है डिफ्यूजन। तो पहले हम लोग लिखते हैं इसका डेफिनेशन, क्या होता है डिफ्यूजन का डेफिनेशन। तो लिखो उसके अंदर द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस in a region या फिर इन इट्स रीजियन का मतलब वहाँ पे जो भी डब्बे के अंदर भरा हुआ हो वो रीजियन। सब्सटेंस इन अ रीजियन फ्रॉम their higher concentration to their lower concentration। सिंपल इतना ही मीनिंग होता है, द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो पर्टिकुलर कोई एक रीजियन के अंदर कहाँ से कहाँ तक मूवमेंट करता है, तो उसकी
हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन तक वो मूवमेंट करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन को फिगर से समझते हैं। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। एक डब्बा ले लिया, यहाँ पे डब्बा, चलो ये हुआ हमारा डब्बा। उस डब्बे के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे बीच में रख दिया एक मेम्ब्रेन, बहुत ही सस्ता वाला। लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत ही एक सस्ता वाला हम लोग क्या कर रहे हैं, एक मेम्ब्रेन रख देते हैं। मेम्ब्रेन आप लोगों को पता होगा, एक सिंपल कर्टेन जैसा होता है, लेकिन वो केमिकल से बना हुआ होता है। मेम्ब्रेन, एक सिंपल मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिख दो मेम्ब्रेन, बहुत ही सस्ता वाला। और इस मेम्ब्रेन के अंदर जो होल्स होंगे वो थोड़े बहुत बड़े होते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 और उसका कंसंट्रेशन नाम दे देते हैं हम लोग C1। सॉल्यूशन यहाँ पे भर देते हैं 2 और उसका कंसंट्रेशन हम लोग ले लेते हैं C2। और यहाँ पे सपोज करते हैं कि C1 का जो कंसंट्रेशन है वो C2 से ज़्यादा है। अब ये हमें टर्म जो है वो समझना है। अब ये टर्म समझने के लिए हमें क्या करना है, देखो सपोज यहाँ पे हमने जो कंडीशन क्या लिखी, तो C1 इज ग्रेटर देन C2। याद रखना यहाँ पे क्या है, मेम्ब्रेन है। डेफिनेशन क्या कहते हैं डिफ्यूजन की, तो ये हमारा बक्सा है वो उसका हो गया रीजन। रीजन में क्या करता है, तो उसकी हायर कंसंट्रेशन से उसकी लोअर कंसंट्रेशन तक वो मूवमेंट करता है। अब कंसंट्रेशन का मीनिंग जो होता है, वो कंसंट्रेशन जो है वो ऑलवेज हम लोग इन टर्म्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग इन टर्म्स ऑफ ए सॉल्यूट को ही हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने 4 ग्राम ऑफ NaOH जो है वो डिजॉल्व कर दिया 1000 ml वाटर के अंदर, तो कंसंट्रेशन जो भी है तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट कर गई, सॉल्यूट NaOH के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो अब यहाँ पे डिफ्यूजन का मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से अब देखो C1 कंसंट्रेशन जो है वो फर्स्ट सॉल्यूशन की ज़्यादा है। अब फर्स्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा है, या तो फिर ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे मैं लिखूँ कि अगर यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब क्या है, तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज मोर। और यहाँ पे क्या होगा, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज लेस, बट उसके और वर्ड में लिखना हो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज मोर, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इज मोर। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है कि भाई एनी रीजन, कोई भी सब्सटेंस हो तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाले कहाँ पे जाएंगे, इस साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ से यहाँ जाएंगे सॉल्यूट पार्टिकल्स। और सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहाँ पे आएंगे, इस साइड आएंगे, C2 से C1 में आएंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, C1 से C2 में जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, आप लोगों को पता चले ये सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होंगे और ये क्या होंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे। बस इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन प्रोसेस। बस बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे होल्स यहाँ पे क्या है, तो बड़े हैं, बड़े हैं तो मतलब क्या होगा, किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल्स को वो पास होने देगा। तो सिंपल मीनिंग हमने समझा है, व्हाट इज डिफ्यूजन, ओनली व्हाट इज डिफ्यूजन। देन इतना कंसेप्ट क्लियर हो तो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाए और फिर हमें बढ़ना है आगे। अब इसके ऊपर से हमें डिफ्यूजन ऑस्मोसिस समझना है। आप हटा देते हैं इसको, तो इसके बाद हम लोग जाते हैं ऑस्मोसिस के ऊपर। अब ऑस्मोसिस वर्ड आप लोगों ने बहुत सुना हुआ है, थोड़ा बहुत आप लोगों को शायद पता भी होगा। ऑस्मोसिस, चलो ऑस्मोसिस समझते हैं। ऑस्मोसिस हेडिंग लिखो, ऑस्मोसिस। वही सेम टू सेम फिगर से उसको समझते हैं। बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है डिफ्यूजन के अंदर और इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं,
एक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लेते हैं वो एक हाई क्वालिटी का मेम्ब्रेन होता है, हाई क्वालिटी का मेम्ब्रेन। और उस हाई क्वालिटी मेम्ब्रेन को हमारे टेक्स्ट बुक वालों ने नाम दिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी का मतलब क्या होगा, आधा। तो मतलब क्या हो जाएगा, फिर से वही हम लोग कंडीशन ले लेंगे, C1 इज ग्रेटर देन C2। फिर यहाँ पे ले लें फिर से हम लोग सॉल्यूशन 1 और यहाँ पे हम लोग ले लें सॉल्यूशन नंबर 2। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कुछ ऐसे पार्टिकल्स को ये मूवमेंट करने देगा जो बड़ी साइज वाले मॉलिक्यूल्स होंगे उसको पास होने नहीं देता है। तो हमें पता है कि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज जो होती है वो बड़ी होती है, किसकी कंपैरिजन में, तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तब यहाँ पे होल्स जो होंगे वो बहुत ही छोटे छोटे होल्स होंगे, बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पे होल्स होंगे। अब उन होल्स में से यहाँ पे क्या होता है, तो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे वो बड़ी साइज में होंगे। और यहाँ पे क्या होता है, तो सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट जो है वो बड़ी साइज में होता है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्वेंट जो है वो पास नहीं हो पाएगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स पास नहीं हो पाएंगे। डिफ्यूजन के अंदर हम लोगों ने क्या लिखा है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पे तो हमने मेम्ब्रेन ही चेंज कर दिया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले लिया हाई क्वालिटी वाला, तो वो कुछ ही मॉलिक्यूल्स को वहाँ पे पास आउट होने देता है, बाकी सभी को नहीं देता। तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स की साइज जो होती है वो बड़ी होती है, इसलिए क्या होगा, तो यहाँ पे अगर सेमी परमिएबल SPM, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, SPM रख दें तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स मूवमेंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होंगे वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट कर पाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस। देखना बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, माइनर डिफरेंस। और यहाँ पे SPM में एग्जाम्पल क्या लिए जा सकते हैं, तो एग्जाम्पल यहाँ पे होता है एक सेलोफेन होता है, सेलोफेन जो होता है वो सेल्यूलोज में से बना होगा, सेल्यूलोज में से सेलोफेन सेल्यूलोज होता है। एक ये और होता है, ये सभी नेचुरल SPM होते हैं। एक और होता है एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन भी होता है, ये भी आप लोगों को मिलता है एज अ नेचुरल मेम्ब्रेन। और एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होता है Cu2Fe6 कॉपर फेरोसाइनाइड, ये क्या है, तो आर्टिफिशियल, दिस इज आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन Cu2Fe6। बहुत ही बकवास MCQ यहाँ से पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल, उनका नहीं रहता है लेकिन हमें पता होना चाहिए। देन तो ये जो मीनिंग हुआ हमारा ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ, सॉल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे मॉलिक्यूल की साइज बड़ी होती है, इसलिए क्या होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, और यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ पे मूवमेंट कर पाते हैं। अच्छा, तो अगर हम लोगों को डेफिनेशन देनी है, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, तो क्या दे सकते हैं, तो इसको वहाँ पे द मूवमेंट ऑफ, यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं हम लोग ऑस्मोसिस की, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास आउट होते हैं, ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, तो कहाँ से कहाँ, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन यहाँ पे ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, थ्रू SPM। अगर SPM लिखना भूल गए तो वो रिफ्यूजन हो जाएगा, याद रखना है हमें। अगर
SPM लिखना भूल गए तो वहाँ पे सिंपल एक मेम्ब्रेन हो जाता है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसके एक और नोट यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि डू नॉट परमिट solute molecules for movement because big size of molecules। नोट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो एक और क्वेश्चन हुआ यहाँ से, तो ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस, तो वहाँ पे लिखो यहाँ पे एक नोट और, until, वहाँ तक चलता रहेगा, until the concentration both side जब तक कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं until equilibrium। तो किसमें इक्विलिब्रियम होगा, तो कंसंट्रेशन के अंदर जब तक इक्विलिब्रियम ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चालू रहेगा। डन। तो फटाफट स्क्रीनशॉट और ऑस्मोसिस। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस। प्रेशर बहुत इम्पोर्टेंट, खतरनाक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलो इसको मिटा दिया। अब हमने हेडिंग लिखो, नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझना। कंसेप्ट बेहतरीन कंसेप्ट है, बहुत ही इजी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इन दोनों कंसेप्ट के ऊपर ही ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग सिंबल लेते हैं पाई सिंबल, मैथमेटिक्स वाला पाई नहीं, पाई। चलो तो इसको एक फिर से फिगर के साथ समझेंगे। चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ से फिगर, मेरे साथ ही आप लोग ड्रॉ करते आइए। यहाँ से हुआ ये डब्बा, यहाँ से फिर से उसके साथ एक अटैच करेंगे दूसरा डब्बा। डब्बे की साइज भले थोड़ी आगे पीछे हो। यहाँ पे हम लोग रख देते हैं महंगा वाला SPM ले लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर हम लोग भर देते हैं प्योर सॉल्यूशन, और इसके अंदर हम लोग भर देते हैं प्योर सॉल्वेंट। अब हमें पता है क्या होगा, किस टाइप का प्रोसेस होगा। तो सॉल्यूशन यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बनेगी तो C1 और C2। तो अब हमारे पास महंगा वाला SPM तो क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूवमेंट करने देता है। मतलब यहाँ से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ से क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे। और ऐसे ही हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करेंगे हम लोग, हमें फाइंड क्या करना है, प्रेशर फाइंड करना है। देखो अब यहाँ से एक और नई स्टोरी स्टार्ट होगी। अब क्या करना है, यहाँ से तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐसे ही रह रहे, सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ मूवमेंट करते रहते हैं। समझना, यहाँ पे भी सॉल्वेंट होगा तो वो भी मूवमेंट करेगा, सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को रोकना है। अभी हमने क्या किया, पहले इस प्रोसेस को होने दिया, अब इस प्रोसेस को हमें रोकना। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक पिस्टन को सेट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आप लोग क्या करना है, हमें एक पिस्टन को यहाँ से सेट करना है। यहाँ पे मेन देखो पिस्टन, और पिस्टन से हम लोग क्या करेंगे, एक फोर्स लगाएंगे, एक एक्स्ट्रा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा
प्रेशर यहाँ से देंगे। अब एक्स्ट्रा प्रेशर से मतलब क्या होगा, तो हमें क्या करना है, इस प्रोसेस को जो है वो स्टॉप करना है, यहाँ से रोक देना है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे आने नहीं देना है। तो यहाँ से क्रिस्टल की वजह से क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्रेशराइज करेंगे, और प्रेशराइज करेंगे तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इसी प्रेशर को हम लोग नाम देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी प्रेशर को हम लोग क्या नाम देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत ही इजी कंसेप्ट है लेकिन धुआंधार कंसेप्ट है। इसी को नाम क्या देंगे हम लोग, क्या नाम देंगे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो उसका डेफिनेशन लिखा जाए, द नेट मूवमेंट of solvent molecule of a, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, of a solvent molecules from कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, from solvent to solution can be stopped। हमें क्या करना है, can be stopped by applying some extra pressure, over solution side, and this extra pressure is called osmotic pressure, OP, osmotic pressure। चलो यूनिट्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर देखने में, यूनिट्स तो प्रेशर है, तो प्रेशर का यूनिट सिंपली यूनिट क्या होता है, फर्स्ट जो होता है वो एटमॉस्फेयर होता है, सेकंड होता है बार। अगर बार एटमॉस्फेयर को बार में कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाता है वहाँ पे, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, थर्ड इज 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। अगर फोर्थ यूनिट पास्कल में देखा जाए तो पास्कल क्या होता है, तो 1.101 × 10⁵ पास्कल। और पास्कल को भी हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम लोग कहते हैं। फिर अगर हम लोगों को देखना है टॉर के अंदर तो 760 टॉर होता है, और वहीं क्या हो जाएगा हमारा 760 mm ऑफ Hg, देन 760 mm ऑफ Hg। ये यूनिट सभी याद रखते हैं, तो हर एक जगह पे ये काम लगेंगे यूनिट्स है। तो स्क्रीनशॉट, फिर इसके हम लोग फार्मूला के ऊपर जाए, चलो फार्मूला के ऊपर जाते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली जो है वो देखा गया कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोलारिटी के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डिपेंड्स ऑन मोलारिटी। टेक्स्ट बुक वालों ने यहाँ पे m की जगह c दिया होगा, कोई भी आप लोग ले सकते हो। तो मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन लीटर। देन और एक बात यहाँ पे देखी गई कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mt। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएं तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/t।
टेक्स्ट बुक वालों ने पाई इज इक्वल टू CRT लिखा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वही है पाई इज इक्वल टू CRT। अब एक बार जादू क्या है, तो यही ये जो इक्वेशन हमने लिखा है वो किसके लिए है, तो कोई एक सॉल्यूशन के लिए है, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड के लिए है। और आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने 11th साइंस के अंदर आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, वही है। ये क्या है, पाई प्रेशर, पी मोलारिटी क्या होती है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो N/V nRT, तो ये हो गया PV इज इक्वल टू nRT। वाह वाह वाह, व्हाट जादू, व्हाट जादू। तो ये किसके लिए था, तो गैस के लिए था, और उसी को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया इसके लिए, लिक्विड्स के लिए। डन, और कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। डन, पाई इज इक्वल टू MRT, और R क्या है, तो यहाँ पे R होगा, वहाँ पे हम लोग ले लेते हैं गैस कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोलेंगे हम लोग कि सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है। सॉल्यूशन कांस्टेंट वैल्यू वही होगी 0.082, ओके 0.082। टेम्परेचर को लेना होगा हमें केल्विन के अंदर, मोलारिटी और पाई जो होगा वो एटमॉस्फेयर यूनिट के अंदर जनरली हम लोग लेते हैं। डन, तो ये कंप्लीट। तो आगे बढ़े हम लोग सम्स के ऊपर। सम्स, व्हाट फेवरेट सम्स। चलो अच्छा, सम्स करने से पहले एक और आप लोगों को 3 टर्म्स हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए गए हैं, 3 टर्म्स नए टर्म्स है। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या, आइसो का मतलब सेम, तो क्या सेम होगा, तो 2 सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हो जाएगा पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, या तो फिर ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग और करके M1 इज इक्वल टू M2। क्यों M1 इज इक्वल टू M2 लिया, तो वहाँ पे गैस कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम होता है, और कभी कभार हम लोग टेम्परेचर को भी हम लोग कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं, इसीलिए तो R और T सीधा निकल जाएंगे। M1 इज इक्वल टू M2। दूसरा जो टर्म है वो है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है लेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपो का मतलब यहाँ पे लिखना होगा लेस, पाई 1 इज लेस देन पाई 2 होता है। एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो होगी वो दूसरे से कम होगी, और तीसरा जो है दैट इज हाइपरटोनिक, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर, तो पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2। डन, इतना ओके। चलो अब सम नंबर 1 करते हैं। लिखो फर्स्ट सम नंबर 1, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट the osmotic pressure due to 5% weight by volume cane sugar solution, cane sugar solution at 15 degree Celsius, at 15 degree Celsius। एक ही तो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू MRT, M मोलारिटी, तो यहाँ पे 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया है, तो मीनिंग क्या होगा, 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होगा 5 ग्राम इन 100 ml सोल्यूशन होगा। चलो तो पाई हमें फाइंड करना है, पाई मोलारिटी क्या होती है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल्स का मतलब क्या होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना होगा, 5, मॉलिक्यूलर मास होता है 342 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है ना लीटर, तो ये क्या है 100 डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो आंसर आएगा 0.1, इनटू करेंगे R 0.082 और मल्टीप्लाई करो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन के अंदर हो जाएगा 288 केल्विन टेम्परेचर। इसको कैलकुलेट करो, मतलब जो दिया है आप लोगों का आंसर इज 3.45 बार, जितना आएगा 3.45 बार लिखो या एटमॉस्फेयर लिखो, बार और एटमॉस्फेयर बहुत ही सिमिलर वैल्यूज हैं, 0.98 डिवाइडेड बाय 1
तो इजी सम। चलो आगे बढ़े। तो हम लोग जाते हैं एक दूसरे सम के ऊपर, इजी सम। एक सम कर लेते हैं। देखो चलो सम नंबर 2, 200 ml ऑफ 200 ml of aqueous solution contains 1.26 gram of a polymer का मतलब पोली मैनी मोर, मर का मतलब यूनिट, बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बना हुआ है कंपाउंड, दैट इज पॉलीमर। फिर हमें दिया हुआ है द ऑस्मोटिक प्रेशर of this solution is 2.6 into 10 raised to minus 3 atmosphere at a 300 Kelvin temperature. Calculate the molecular mass of polymer। बहुत ही सिंपल। चलो हमारे पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू MRT लिखो या CRT लिखो, कोई चेंज नहीं है इसका। चलो पाई की वैल्यू हमें दी गई है, दैट इज 2.6 into 10 raised to minus 3 मोलरिटी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड का क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, फिर R एंड फिर होता है T। इसको ऐसे कीजिए रखो 2.6 into 10 raised to minus 3 मोल्स क्या होंगे, तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मास हमें दिया हुआ है हमें 1.26, मॉलिक्यूलर मास को कंसीडर करो x। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो 200 ml, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2, और ये क्या होगा 0.082, और टेम्परेचर दिया हुआ है केल्विन के अंदर 300। बस तो 2.6 into 10 raised to minus 3 is equal to 1.26, 0.2 into x into 0.082 and 300। चलो अब आप लोगों की बारी, करो कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आप लोगों का नियरली 60,000 ग्राम पॉलीमर है ना। यहाँ से आप लोगों का आंसर नियरली मिलेगा 60,000 ग्राम। डन। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोग करेंगे हम लोग ये आइसोटोनिक के सम्स, हाइपरटोनिक के सम्स। डन। कल हम लोग एक सेक्शन ऐसा ले रहे सम्स के रिलेटेड, और फिर हम लोग आगे जाएंगे वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। आज का लेक्चर यहाँ पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।